कुछ महीने गुजरे, अरशद पप्पू ने फैजू मामा को किडनैप किया और उसका कत्ल कर दिया। और सरेआम इस कत्ल की जिम्मेदारी भी ली कि फैजू मामा को हमने मारा है क्योंकि इसने हमें भत्ता देने से इनकार किया। वहीं पे दूसरी तरफ 9 अगस्त 2009 को पुलिस इनकाउंटर में रहमान। हेलो गाइस, मैं हूं तस्कीर, मैं हूं नौमान और हम लोग रिएक्शन करेंगे एक डॉक्यूमेंट्री पर जिसका टाइटल है हु रियली रन्स कराची। कराची को आखिर चलाता कौन है। तो द गैंग्स ऑफ कराची करके इसका जो थंबनेल है उस पे पिक्चर पे लिखा हुआ है। देखते हैं क्या डॉक्यूमेंट्री है कराची के बारे में। इंटरेस्टिंग सा कुछ लग रहा है कि इसकी कुछ पता चलेगा भाई बैकग्राउंड में कौन चलाता है क्या है। तो सस्पेंस टाइप का लग रहा है इसको देखकर। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। 1980 इस शहर पर हमेशा किसी न किसी का कब्जा रहा है, कभी गैंगस्टर्स का, कभी पॉलिटिकल पार्टीज का और कभी एजेंसीज का। यहाँ फैसले कोर्ट में नहीं गलियों में होते थे। जिसके पास हथियार था बात उसी की चलती थी। यहाँ सबसे ज्यादा पावर उन लोगों के पास नहीं है जो लॉस को फॉलो करने के बजाय उसे तोड़ते हैं। और आज भी कुछ नहीं बदला, ये शहर उसी तरह चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इसे चलाता कौन है। कौन चलाता है? कराची पूरी मूवी बना दी। मिस्टर फ्लेक्स अच्छा काम किया है। 1980s लियारी कराची का सबसे पुराना एरिया। कभी ये जगह बॉक्सिंग, फुटबॉल और स्पोर्ट्स कल्चर के लिए मशहूर थी, लेकिन फिर क्राइम ने इस शहर के कल्चर को दबा दिया। ये वो वक्त था जब इस शहर का हर एरिया किसी ना किसी के कंट्रोल में था। लियारी का अपना सिस्टम था। इसी तरह मलीर, कोरंगी, चुरंगी हर जगह का अपना बॉस होता था। कराची का क्राइम रैंडमली स्टार्ट नहीं हुआ था। इसकी बुनियाद रखने वाले लोगों में से एक आदमी था रहमान डकैत। नाम था सरदार अब्दुल रहमान बलोच। लियारी का रहने वाला, लेकिन उसका नाम पूरे शहर में चलता था। क्राइम उसके खून में था। उसका बाप और उसका चाचू 1960s से ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे। अपने बाप को देखकर रहमान भी बहुत यंग एज में बुरे कामों में इन्वॉल्व होने लगा। उसने सिर्फ 13 साल की उम्र में किसी को चाकू मार दिया। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसने अपनी माँ का भी कत्ल किया क्योंकि उसका ताल्लुक किसी राइवल गैंग के मेंबर से था। रहमान का असली राइज हुआ 2001 के बाद, जब उसने पीपल्स अमन कमेटी बनाई, जहाँ ड्रग्स, भत्ताखोरी, वेपन्स, इन सब चीजों का काला धंधा किया जाता था। लियारी के कुछ लोग उसे हीरो भी मानते थे क्योंकि अक्सर वो लोगों के काम भी करता था, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ एक गैंगस्टर था जिसका इन्फ्लुएंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। कुछ लोगों के लिए अच्छे। दूसरी तरफ एक और आदमी जिसका नाम था फैजू मामा, जो कि रहमान डकैत का बहुत दूर का रिश्तेदार था। वो एक बस अड्डा स्टॉप पे काम करता था एज अ टाइम कीपर। वो हर आने जाने वाली बसेस की टाइमिंग को नोट करता था। कई साल ये काम करता रहा और उसके बाद ये इसी अड्डे का बना मैनेजर। और कुछ साल मजीद काम करने के बाद इसने अपना ट्रक भी ले लिया और खुद अपने नाम से ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, फैजू मामा बलोच के नाम से। अब ट्रांसपोर्ट के बिजनेस का भी एक रूल था कि आपको हर महीने पुलिस, बदमाश और तब की गैंग्स के सरबराहों को भत्ता देना पड़ता था। और तब लियारी गैंग का सरबराह था रहमान डकैत। फैजू मामा रहमान डकैत को हर महीने 15,000 रुपए दिया करता था। और जैसे जैसे फैजू मामा का बिजनेस ग्रो हुआ, 15,000 से अमाउंट 50,000 तक पहुंच गई। जो भी अपने बिजनेस में से इन गैंग्स को भत्ता देता था, ये गैंग्स हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी होती थी। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे रहमान डकैत का इन्फ्लुएंस कम होना शुरू हो गया। ये समझ लें कि ये वक्त रहमान का डाउनफॉल होने वाला था। और इसी दौरान नई नई गैंग्स भी जन्म ले रही थी। इन्हीं गैंग्स में से एक आदमी था अरशद पप्पू। अब अरशद पप्पू भी अपना रौब जमाना चाहता था। जब उसे ये पता चला कि रहमान डकैत लोगों से भत्ता वसूल करता है मंथली बेस पे, तो उसने भी ये करने का सोचा और फैजू मामा को कॉल की कि आज के बाद भत्ता तुम रहमान डकैत को नहीं बल्कि मुझे दिया करो। फैजू मामा ने अरशद पप्पू की इस बात को इग्नोर किया और साफ साफ इनकार कर दिया। और इसी बात ने अरशद पप्पू को भड़का दिया। इसी ना की वजह से अरशद पप्पू ने फैजू मामा को कत्ल करने की प्लानिंग की ताकि वो लोगों पे अपना रौब जमा सके कि जो भी मुझे भत्ता देने से इनकार करेगा उसके साथ वही होगा जो फैजू मामा के साथ होने वाला था। कुछ महीने गुजरे, अरशद पप्पू ने फैजू मामा को किडनैप किया और उसका कत्ल कर दिया। और सरेआम इस कत्ल की जिम्मेदारी भी ली कि फैजू मामा को हमने मारा है क्योंकि इसने हमें भत्ता देने से इनकार किया। वहीं पे दूसरी तरफ 9 अगस्त 2009 को पुलिस इनकाउंटर में रहमान डकैत की मौत हो जाती है। रहमान तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी जगह अभी भी खाली नहीं रही। अब उसकी कुर्सी पर बैठने वाला बंदा था उज़ैर बलोच। उज़ैर बलोच फैजू मामा का बेटा था जिसके सर पर पहले से ही अपने बाप के खून का बदला सवार था। अब ये गैंग वॉर बहुत आगे निकलने वाला था। हर गली, हर बिल्डिंग, हर बिजनेस, सब कुछ उज़ैर की परमिशन से चलता था। हर काम के लिए अलग अलग बंदा था। कोई पैसे कलेक्ट करता था, कोई फायरिंग स्क्वाड चलाता था और कोई पुलिस के साथ सेटिंग करता था। और सबसे डेंजरस चीज, उज़ैर पॉलिटिक्स में लिंक्ड था।
पीपल्स पार्टी के लोग उसको सपोर्ट करते थे और उस दौर में इलेक्शंस भी उसकी मर्जी से होते थे। एंड उजैर के अगेंस्ट 200 से ज्यादा केसेस थे। बंदे उठाना, जिंदा जला देना और दुश्मनों को सरेआम गोली मार देना, ये सब कुछ बहुत आम बात थी। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो बहुत आराम से घूमता था क्योंकि उसके पीछे सियासत थी। उजैर का टेरर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। लियारी उसका किंगडम बन चुका था और उस किंगडम में सिर्फ एक ही बंदे का रूल चलता था, उजैर बलोच का। अब बारी थी अरशद पप्पू से अपने बाप का बदला लेने की। उजैर ने कुछ पुलिस वालों के साथ सेटिंग की, उनको पैसा दिया और अरशद पप्पू को मारने का मंसूबा बनाया। इसमें पुलिस का भी एक तरह से फायदा था क्योंकि अरशद पप्पू के अगेंस्ट ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हो चुके और वो यही चाहते थे उसको पकड़ के मार दिया जाए। पुलिस और उजैर मिलकर अरशद पप्पू को अरेस्ट करते हैं और बाद में पुलिस अरशद को उजैर के हवाले कर देती है ताकि वो अपने बाप का बदला ले सके। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। उजैर ने जिस तरह से अपने बाप का बदला लिया वो बहुत ज़्यादा हॉरिफिक था। उजैर ने लियारी की गलियों में अरशद पप्पू को मारा क्योंकि इसने सब लोगों का जीना हराम किया हुआ था। जब लोगों ने देखा कि अरशद का अब आखिरी वक्त है तो सब लोग अरशद पर टूट पड़े और उसको मारना शुरू कर दिया। फिर उजैर ने उसके कान काटे, उसका सर काट के उसके जिस्म से अलग कर दिया और उसके धड़ से फुटबॉल खेला। कैन यू इमेजिन ब्रूटली किसी को मार सकता है? ये इतना ब्रूटल है कि मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये हकीकत है। दूसरी तरफ कराची के बड़े बड़े शहरों में MQM का भी कब्जा था। MQM नाम का मतलब था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। इस पार्टी का फाउंडर था अल्ताफ हुसैन जो कि लंदन में बैठकर इस पार्टी को कंट्रोल करता था। स्टार्टिंग में लोगों ने इसे सपोर्ट किया लेकिन कुछ सालों के अंदर ही MQM के अंदर भी कुछ गलत काम होने लगे। यहाँ पे लोगों को धमकाया जाता था, उनसे जबरदस्ती हफ्ता वसूल किया जाता था और टारगेट किलिंग्स होती थी। गन्स के जरिए वोट लिया जाता था और जिसने मना किया उसको मार दिया जाता था। पॉलिटिकल पार्टीज, पुलिस और गैंगस्टर्स तीनों एक ही टेबल पर थे। शहर में भत्ता लेना, बंदे उठाना, फायरिंग करना, ये सब कुछ आम बन गया था। हर गैंग के पीछे या तो कोई पावरफुल बंदा होता था या पॉलिटिकल पावर और आम लोग पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है यार बड़े लेवल पे जो गैंग में। अब कराची में क्राइम हद से ज्यादा बढ़ चुका था। लियारी में उजैर बलोच का सीन चल रहा था और सिटी के सेंट्रल एरियाज में MQM का। गवर्नमेंट पे प्रेशर बन गया, मीडिया, अवाम, हर कोई आवाज उठाने लगा। फिर 2013 में रेंजर्स को फुल पावर दी गई कि इन लोगों को पकड़ा जाए और क्राइम को कम किया जाए। कराची ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। ये ऑपरेशन कोई एक दिन का नहीं था। पहले छोटी रेड्स हुई, टारगेट किलर्स और स्ट्रीट क्रिमिनल्स को उठाया गया और फिर धीरे धीरे बड़ा सर्कल बनाया गया। लियारी में रेड्स बढ़ चुकी थी और उजैर बलोच को दुबई से अरेस्ट करके पाकिस्तान लाया क्योंकि वो बंदा दुबई में बैठ के यहाँ पे क्राइम करवा रहा था। उस पर 200 से ज्यादा केसेस थे लेकिन उस तक पहुंचने के लिए पूरे के पूरे नेटवर्क को तोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ MQM के ऑफिसेज पे रेड हुई। पहले वर्कर्स को उठाया गया और फिर एरिया कमांडर्स। आखिर में उनका मेन अड्डा 90 को बंद कर दिया गया। मीडिया पे CCTV फुटेजेस आई, इलीगल वेपन्स रिकवर हुई और बहुत लोगों ने पहली बार MQM का असली फेस देखा। इस ऑपरेशन के बाद कराची का क्राइम रेट थोड़ा नीचे आ गया, टारगेट किलिंग्स और भत्ता लेना कम हो गया। लेकिन एक सवाल रह गया, क्या ये रियल क्लीन अप था? अब वहाँ के डॉन तो चले गए लेकिन वहाँ का सिस्टम वही रहा। पहले भत्ता गन से वसूल किया जाता था लेकिन अब फाइल्स और अप्रूवल्स के जरिए पैसा उठाया जाता है। अब गन की जगह पेन चलता है। आज का कराची पहले जैसा नहीं रहा। क्राइम रेट उस टाइप का नहीं है जैसा पहले हुआ करता था लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया है। अब गैंगस्टर फटे पुराने कपड़ों में नहीं, सूट्स और लग्जरी कार्स में घूमते हैं। अब क्राइम गलियों में नहीं, ऑफिस के अंदर होता है, डिजिटल अकाउंट्स के जरिए। अब हर जगह नए माफियाज आ चुके हैं जिन्होंने शहर संभाला हुआ है। वाटर टैंकर माफिया, लैंड ग्रैबिंग माफिया और रियल एस्टेट के बिग प्लेयर्स। कुछ मीडिया के लोग भी इस माफिया ग्रुप का हिस्सा हैं जो कि पैसा लेके अपना मुंह बंद कर लेते हैं। अब सब कुछ लीगल दिखाई देता है लेकिन अंदर से सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है, बिकाऊ। और इन सब में जो पिस रहा है वो है इस कराची का आम बंदा जो सिर्फ सुकून और एक अच्छी लाइफ चाहता है। कराची को ना पुलिस चलाती है ना पॉलिटिक्स। कराची को चलाता है पावर का प्रेशर। कभी वो गन के जरिए होता है, कभी वोट और कभी जिसके हाथ में पावर उसका कराची। अभी पार्ट 1 लग रहा है भैया। पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी हो। राइट, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग था, मजेदार था, एंगेजिंग था और ये कहानी सुनकर जो मजा आया, मतलब मजा एक अलग चीज है लेकिन रोंगटे भी खड़े हुए यार। 1980 से क्या कहानी रही है कराची की, एक हिस्ट्री थी जो गैंगस्टर से जुड़ी हुई है। मतलब आज तक जो है, अभी के टाइम तक 2010-15 तक कराची को गैंगस्टर लोगों ने चलाया था।
हफ्ता वसूली और ये सब कुछ मर्डर वगैरह, और कितना ब्रूटल मर्डर बता और रहा है ये यार। वो मर्डर, उजैर नाम था ना उसका, अपने बाप का बदला बदला ले रहा था, तो गलियों में घुमा के पहले पब्लिक से मारा, पब्लिक फिर परेशान थी, पब्लिक से पिटवाया, कान काटे, कान काटे, गला काटा। गर्दन से उसका पूरा सर ही काट दिया। और ये कुछ मूवी वाला सीन लगेगा, बोला भी था क्या ऐसा, लेकिन ये रियल है रियल में हुआ है, रियल में। लेकिन वीडियो बहुत तगड़ी बनाई है इस बंदे ने। यार। अगर इमेजिन Storytelling, करा जाए हाँ। रियल में कैसा मारा होगा। अरे बड़ा खतरनाक मारा होगा भाई, उन गलियों में लोगों ने, जिन्होंने देखा होगा, उनकी कैसा लगा होगा उन्हें यार, सामने से बिल्कुल। लेकिन हाँ, वो है, थोड़ा सख्त लोग होंगे वहाँ पे, वो झेलते आ रहे थे। हाँ जो ये गैंगस्टर वगैरह का जो जुल्म है, ये झेलते मतलब आ इनमें रहे आपस में ही वो बन गई हाँ। लड़ाइयाँ आपस में। पहले एक बंदे का राज था, फिर फिर दूसरे उसका का हुआ। हुआ। बलोचों ने राज किया है। हाँ, वहाँ पे बलोचों पूरा ने। हिस्ट्री जो है बलोचों की वहाँ एक पे। आया था पप्पू, वो अलग था। हाँ, लेकिन अभी जो है ना, बलोचों की पाकिस्तान वर्सेस बलोच ये चल रहा है वहाँ पे। अच्छा। बलूचिस्तान करके है ना वो चलते। कराची का कौन सा इलाका था? लियारी था। लियारी। लियारी में अब तो लियारी के बहुत सारे रैपर जो हैं, सिंगर, वो मशहूर हो रहे हैं। और जो वीडियो बनाई है वीडियो बड़ा सस्पेंस टाइप की और बड़ा क्रिएटिविटी के साथ एडिट वेडिट करके बनाई है बंदे ने यार। बढ़िया काम कर रहे हो भाई मिस्टर फ्लेक्स। मेहनत करी है भाई वीडियो के इनकी अंदर। वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। मजा आया इसको देख के, आप जाकर चेक कर सकते हो। और एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को। इसी टाइप की और डॉक्यूमेंट्रीज या कुछ वीडियोस देखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट में सजेस्ट करो, हम देखेंगे, लेकर आएंगे नई वीडियो। तो एंड करते हैं वीडियो को। और लियारी या कराची से कोई हो तो अपनी हिस्ट्री के बारे में हमें कमेंट में थोड़ा बताओ कि किस किस का राज रहा है और इनके अलावा वहाँ पर। एंड करते हैं वीडियो को। टेक केयर, बाय। बाय।